हेलो एवरीवन। सो फाइनली जेकेएसएसबी की अगर मैं बात करूंगा, स्पेसिफिकली जेकेपी एसआई की अगर मैं बात करूंगा, तो एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर चुका हूं जहां पर आपको जीके का जो सेक्शन है और प्लस इंग्लिश का सेक्शन अभी कवर करवा रहा हूं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करवा रहा हूं। आज के सेशन में कुछ आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेंगे। 2024 में जो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम हुआ था जूनियर असिस्टेंट का, उसके कुछ जीके के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, बाकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आज डे 2 रहने वाला, स्टार्ट करते ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टार्टिंग में जो कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो सभी लास्ट ईयर जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था 2024 में, वहां पर पूछे गए क्वेश्चन है। पहले वो सभी करवा देता हूँ, फिर जब खत्म होगा फिर एक्सपेक्टेड भी बताऊंगा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल सेट 30 क्वेश्चन का है आज का। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका से जब महात्मा गांधी जी वापस आए थे, गांधी जी लॉन्च्ड हिज फर्स्ट सक्सेसफुल सत्याग्रह इन, पहला सत्याग्रह उन्होंने कहां पर लॉन्च करा था? चौरी चौरा, चंपारण, बरदोली या फिर दांडी में। अब आप जिन्होंने पहली वीडियो देखी उनको पैटर्न पता है, क्योंकि आपको पीडीएफ भी मिलेगा, आपको रिवाइज करने में इजी हो जाए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, सो दैट आपको रिवीजन के टाइम पे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिल जाए। चंपारण सत्याग्रह है जो कि 1917 में आपको देखने को मिला। ये महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह मूवमेंट था जो कि सक्सेसफुल भी रहा। साउथ अफ्रीका से जब वापस आए 1915 में, यहाँ पर आते हैं, 2 साल तक भारत का भ्रमण करते हैं, उसके बाद 1917 में चंपारण सत्याग्रह में वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला सक्सेसफुल सत्याग्रह कौन सा रहा? चंपारण वाला। चंपारण एक्चुअली में क्या डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, वहां पे हुआ, तभी चंपारण सत्याग्रह इसका नाम रखा गया। 3 कट्ठिया वहां पे सिस्टम चला करता था, जमीन के 20 टुकड़े हैं तो 20 में से 3 टुकड़ों पर आपको क्या करना है? इंडिगो की कल्टीवेशन करनी है, मतलब इंडिगो की खेती करनी है। और इंडिगो की जब आप खेती करते हो तो एक बार आपने खेती कर दी, फिर वहां पर उस पोर्शन में आप दूसरी बार कोई दूसरी जगह आप लगा ही नहीं सकते। और यहाँ पर अब इंडिगो की खेती करने के स्टार्टिंग में इनको पैसे मिल रहे थे, बाद में जब जर्मनी की तरफ से आर्टिफिशियल डाई आ गई तो इनको वो रेट कम कर देगी, जिसकी वजह से को प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये 3 कट्ठे सिस्टम था, इसको खत्म करने के लिए गांधी जी को बुलाया गया था। और गांधी जी यहाँ पे नेशनल लीडर के तौर पर भी सामने आए थे। नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट रहा, सत्याग्रह प्रिंसिपल यहाँ पे बना के रखा था। और उसकी वजह से ब्रिटिशर्स की बात करेंगे, इन्होंने 3 कट्ठे सिस्टम को जो है वो एबॉलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था। चोरी चोरा इंसिडेंट की बात करेंगे, 1922 में वो था, जिसकी वजह से वो पुलिस स्टेशन को आगे लगाए थे। गांधी जी नॉन ऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ करा था। बरदोली जो है वो पीजेंट मूवमेंट थी, जिसको लीड करते सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और ये गुजरात में गुजरात में था, यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गांधी जी नहीं थे। दांडी 1930 वाला सॉल्ट मार्च था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी। ये वो लड़ता था सॉल्ट नमक बनाने का काम करता, वहां पे कानून तोड़ा था। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, आज के सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू ट्राइब्स इन इंडिया आर करेक्ट? इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है जब हम ट्राइब्स की बात करते हैं उससे रिलेशन में? पहले में कहा गया थारू ट्राइब्स जो है यूपी और उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। दूसरे में कहा गया इरुला, चेंचू, सोमाली ट्राइब्स की बात करेंगे, केरला में देखने को मिलती हैं। गरसिया ट्राइब्स गोवा में और रहती हैं। गड्डी ट्राइब्स की बात करेंगे, नोमैडिक हर्डर से जम्मू कश्मीर को, हिमाचल प्रदेश के। अब इसमें से कौन सी सही है कौन सी गलत, आपको वो बताना था। थारू ट्राइब्स की बात करेंगे, यूपी उत्तराखंड दोनों जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरे की बात करेंगे इरुला, चेंचू, सोमाली ट्राइब्स की बात करेंगे, इसमें से इरुला की बात करेंगे, ये केरला और तमिलनाडु में है। चिंचू की बात करेंगे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरला में है। बट जब हम सोमाली ट्राइब की बात करते हैं, केरला में नहीं है। तो सोमाली की वजह से तो ये वाला ऑप्शन है वो गलत हो जाता है। तीसरे की बात करेंगे गरसिया ट्राइब की, ये गोवा में नहीं देखने को मिलती, ये गुजरात में देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी गड्डी ट्राइब्स की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलेंगे और हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे। अब इसमें दो दो ऑप्शन सही थे, आप किसी भी एक को ठीक ठीक कर सकते थे इस क्वेश्चन में, ठीक है, बाद नंबर आपको मिल जाते। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। चलते हैं आज के थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये सभी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां पर है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड? सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की बात करेंगे, इसकी कंस्ट्रक्शन 1970 में स्टार्ट करी गई थी, 87 में से ओपन करा गया था। रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, मतलब पानी को रोका नहीं जा रहा, वाटर आगे फ्लो करता जा रहा है, ठीक है, टरबाइन को घुमा के पानी आगे की तरफ चलता जा रहा है। चिनाब नदी पर बना हुआ है। सलाल प्रोजेक्ट की बात करेंगे, रियासी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा, तो सिंपल सी बात है जम्मू कश्मीर में है। और पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट था जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग बनाया गया था, इस तरह से यहाँ पे मेंशन करा गया।
इसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की अगर मैं बात करूंगा, टोटल कैपेसिटी 690 मेगावाट की है, 2 स्टेजेस में है। ये 345 मेगावाट, हर एक स्टेज में 115 मेगावाट के टरबाइन लगे हुए, 3 टरबाइन यहाँ पे, 3 टरबाइन यहाँ पे, टोटल 2 स्टेजेस में बनाया हुआ है। टोटल कैपेसिटी एग्जाम में पूछ लेगा, 690 मेगावाट की कैपेसिटी आपको बता देना है। ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये भी पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था। द कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन, ये जो पावर प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहा है कीरू वाला, ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर या आंध्र प्रदेश? अब इस क्वेश्चन की बात करेंगे। ये जो है ये चिनाब नदी पे बनाया जा रहा है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। कहा जा रहा था कि इस बार इसी महीने जब उसको टारगेट सेट कर गया था, इसी जुलाई 2025 का टारगेट सेट कर गया था, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। 624 मेगावाट का ये भी रन ऑफ वाटर प्रोजेक्ट है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी चला करती थी, उसमें पानी रोक नहीं सकते थे, हालांकि प्रोसेसमेंट करा हुआ कुछ टाइम के लिए, बट जो भी है रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। और ये न्यूज में भी रहा, क्योंकि सीबीआई की बात करेंगे, उन्होंने चार्जशीट फाइल करी जम्मू कश्मीर के गवर्नर रह चुके सत्यपाल मलिक के अगेंस्ट में, इसी करप्शन केस में, कीरू हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जो करप्शन केस था उसमें चार्जशीट फाइल करी थी, इसलिए भी न्यूज में रहता है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार? इनमें से कौन सी स्टेट इंडिया की ऐसी जिसका कॉमन बॉर्डर नहीं बनता म्यांमार के साथ? क्या वो नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या फिर असम? पहले म्यांमार की तरफ अगर हम ध्यान देंगे, ये आपको बॉर्डर इंडिया का मैप देखने को मिल रहा है। म्यांमार की अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पर देखिए साइड में बिल्कुल म्यांमार आपको देखने को मिल रहा है। अगर मैं असम की बात करूंगा, ये असम वाला पोर्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो असम का तो बॉर्डर है नहीं म्यांमार के साथ। बाकी जैसे नागालैंड की बात कर लो, और यहाँ पे जैसे अरुणाचल प्रदेश है, या फिर यहाँ पे जैसे मिजोरम है, ये सभी तो शेयर कर रहे हैं, लेकिन असम बीच में, तो असम शेयर नहीं करता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैप आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इंडिया मैप अगर आपको याद करना, हमारे एप्लीकेशन पर भी वीडियो और हमारे यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो, वहां से जाकर कहीं से भी देख सकते हो या कहीं से भी पढ़ सकते हो। मैप जरूरी है, अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है ज्योग्राफी से, एक आध क्वेश्चन मैप से कनेक्ट हो ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये भी फिर से पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। द नेम ऑफ द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु टू आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो कोस्टल एरिया है, कोस्ट, उसको नाम क्या रखा गया है? 4 तरह के ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले आपको दिखा देता हूं, अगर आपको मैप में पता नहीं तमिलनाडु कहां पे है और आंध्र प्रदेश कहां पर है। ये साइड केरला रहा, केरला के तरफ आपको तमिलनाडु देखने को मिल रहा है, और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिल रहा है ना। इसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के साथ वेस्ट बंगाल आगे आपको देखने को मिल रहा है ना, जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स और ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स के बारे में आप पढ़ते हो इस तरह से, तो बे ऑफ बंगाल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब तमिलनाडु का जो कोस्टल एरिया और आंध्र प्रदेश का जो कोस्ट, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कोरमंडल कोस्ट। ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा, जेकेपी एसआई की अगर मैं बात करूंगा, इसका कोर्स हमारी एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, एमसीक्यू सीरीज भी चल रही है, ये वाली वीडियोस भी वहां पर ऐड हो रही है, ऐसे भी कंटेंट वहां पर है, इंग्लिश की सेपरेट भी एमसीक्यू सीरीज वहां पर स्टार्ट हो चुकी है, आने वाले टाइम पर और भी सब्जेक्ट्स की एमसीक्यू सीरीज चलेगी, हिस्ट्री की भी वहां पर चली रही थी। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो, उसी में आपको कोर्स भी मिलेगा, आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगे, और आने एमसीक्यू सीरीज सब कुछ आपको उसी कोर्स में मिल जाएगा। प्राइस भी बिल्कुल मिनिमम है, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज बॉर्डर्स विद 3 कंट्रीज? कौन सी स्टेट इंडिया की ऐसी जिसका बॉर्डर 3 कंट्रीज के साथ जुड़ता है? नेपाल भी है, भूटान भी है और चाइना भी है। एक बार आपको मैप में दिखा देता हूं, देखो ये रहा नेपाल, यहाँ पे रहा नेपाल, यहाँ पे रहा चाइना और यहाँ पे रहा भूटान। इन दोनों से बॉर्डर किसका लग रहा है? ये सिक्किम आपको देखने को मिल रहा है, तो सिक्किम आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। अभी तक सभी क्वेश्चन वही है जो लास्ट ईयर जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। द नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस ऑफ इंडिया, जिसको हम इंदिरा कॉल भी कहते हैं, ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अगर आप पुराने बुक्स, पुराना कंटेंट वगैरह पढ़ते हो, तो वहां पर आपको जम्मू कश्मीर देखने को मिल जाता है, बट अभी बाइफिकेशन हो चुका था, 2 यूटी बन चुकी हैं। अभी इंदिरा कॉल टू इंदिरा पॉइंट, भारत इज वन, सियाचिन वॉरियर्स, यहाँ से आपको समझोगे सियाचिन यानी कि लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच रूलर लेबल्ड कश्मीर एज पैराडाइज ऑफ अर्थ? पैराडाइज ऑफ अर्थ किसने कहा था कश्मीर को? ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मुगल एम्परर जहांगीर के द्वारा कहा गया था।
तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपके सामने ला रहा हूं। Who won the men's single title in the Australian Open 2025? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 जो कि टेनिस की टूर्नामेंट होती है, मेंस सिंगल की कैटेगरी में विनर कौन रहा? जनरली ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जैनिक सिनर। यहाँ पे आपको मैंने डिफेंसिव चैनल पर स्पोर्ट्स वाले करंट अफेयर्स करवाए भी थे, वहां पर आपको बताया भी था। जैन की बात करेंगे, जनवरी बोलो तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता था? ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी जीता था, जनवरी से जैनिक सिनर जीता था। और ये हराया किसको था, डिफीट किसको कर था, रनर अप कौन रहा था? अलेक्जेंडर यहाँ पे रनर अप रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which country recently announced the successful testing of its new generation? कौन सी कंट्री ने रिसेंटली अनाउंस करा कि उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट करा है इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है सरमत। ये किसने करा है? ये करा है रशिया ने अनाउंसमेंट करी है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका नाम सतन 2 भी देखने को मिलता है और ये रशिया के न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का एक पार्ट है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को शेयर कीजिए, आपके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलता जाएगा तो हर दूसरे दिन आपको वीडियो मिलेगी, फिर बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेगा तो हर दिन इस तरह की वीडियो मिलेगी, बाकी सब्जेक्ट भी कवर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है द COP30 यानी कि 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द यूनिवर्सिटी, जो क्लाइमेट चेंज पर होने जा रही है, ये 2025 में तो होने जा रही है। COP30 को होस्ट कौन करने जा रहा है? सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से पूछा गया है। 4 ऑप्शंस आपके सामने रखे गए हैं। इस बार होस्ट करने जा रहा है ब्राजील। तो ब्राजील आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है और 2025 नवंबर के मंथ में होने जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है व्हाट इज द टोटल आउटले ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की जो फाइनेंशियल ईयर है, 7 सालों में ऐसा हो कितना बजट आपको देखने को मिला? टोटल बजट की मैं बात कर रहा हूँ, ये कितना इस बार मिला है, जो कि उमर अब्दुल्ला के द्वारा पेश करा गया था। 4 तरह के ऑप्शंस आपको दिए गए और ये बजट उमर अब्दुल्ला ने प्रेजेंट करा था। वहां पर 1.12 लाख करोड़ का बजट यहाँ पे सामने लाया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें उन्होंने पीएम मोदी की प्रेज भी करा क्योंकि सेंटर की तरफ से आता है हेल्प वगैरह इस तरह से करके। तो 1.12 लाख करोड़ का बजट हमारे जम्मू कश्मीर के लिए रहा इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यू हेल्थ केयर इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर? कौन सा हेल्थ केयर इनिशिएटिव लॉन्च किया था जम्मू कश्मीर में? इस फाइनेंशियल ईयर के बजट में उसे लाया गया था, जिसका मतलब था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है डायग्नोस करा जाए, प्रिस्क्रिप्शंस वगैरह आपको दी जाए। इसके लिए कौन सी एप्लीकेशन आप बोलो क्या लॉन्च करा गया था? ये सेहत ऐप आपको देखने को मिल रहा है और उमर अब्दुल्ला जी के द्वारा ही लॉन्च करा गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की बात करेंगे। इसको किसने पॉपुलराइज करा था? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी की बात करेंगे, दादा भाई नौरोजी जी की बात करेंगे। इन्होंने पॉपुलराइज करा था क्योंकि जो अंग्रेज थे यहाँ का पैसा बाहर ले जा रहे थे, तो यहाँ पे गरीबी बन रही थी इस तरह से करके। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ को जो है इन्होंने पॉपुलराइज करा था दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the following pairs is incorrectly matched? इनमें से कौन सा पेयर गलत तरीके से मैच करा गया, आपसे वो पूछा जा रहा है। इसमें जो पेयर नंबर डी है बैटल ऑफ प्लासी, आप सभी को पता है बैटल ऑफ प्लासी। आप मुझे बताओ डेट, मंथ और ईयर कभी बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बैटल ऑफ प्लासी सिराजुद्दौला तो थे, लेकिन साथ में टिप्पू सुल्तान नहीं थे। यहाँ पे सिराजुद्दौला थे, बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ाई थी। तो ये ऑप्शन नंबर डी वाला पेयर जो है गलत देखने को मिल रहा है, वही सही आंसर भी हो जाएगा। आगे चलेंगे तो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पट्टादकल, ये जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट आती है, कौन से स्टेट में आपको देखने को मिलेगा? देखो ये आपको देखने को मिलेगा, इसको रक्तपुरा भी कहते हैं। ये हिंदू और जैन टेम्पल्स का कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलता है। ये कर्नाटका में देखने को मिलेगा और मलप्रभा रिवर के किनारे पर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ हाई कोर्ट इशू रिट्स? हाई कोर्ट जो रिट इशू करता है वो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग इशू करता है? 5 तरह के रिट्स होती हैं। आर्टिकल नंबर 226, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है 5 रिट्स कौन से? हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंट और सर्शरी। इस तरह से 5 रिट्स होती हैं। इस 5 रिट के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनका मतलब क्या है वो भी पता होना चाहिए। जोग फॉल्स की बात करेंगे, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल्स आपको देखने को मिलता है इंडिया में। ये कौन सी नदी के पर आपको देखने को मिलता है? ये जो जोग फॉल्स की बात करेंगे कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले। सेकंड हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल इंडिया में
829 फीट की हाइट से आता है यहाँ पे। और शरवती रिवर की बात करेंगे, वो ये इस फॉल को क्रिएट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक स्टैंडर्ड चेस बोर्ड की बात करें, उसमें कितने स्क्वायर आपको देखने को मिलते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। 8x8 का पैटर्न होता है तो 64 स्क्वायर आपको देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ जो जीके जीएस वाला सेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इंग्लिश वाला सेक्शन आपका यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है। अब फिर से इंग्लिश के स्टार्टिंग में जो कुछ क्वेश्चन आएंगे वो सभी वो होंगे जो कि लास्ट ईयर जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे, फिर लास्ट में कुछ एक्सपेक्टेड भी आ जाएंगे। पहले क्वेश्चन में क्या है, आपको जो सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है वो देखा गया है। पी में कहा गया है मॉर्निंग्स एट हर ग्रैंडमदर्स हाउस, इसके पीछे की कहानी क्या है वो बताई नहीं गई है। बेक्ड ब्रेड फिल्ड द किचन, पीछे का बैकग्राउंड पता नहीं है। द अरोमा ऑफ फ्रेशली, किसका अरोमा वो भी मेंशन नहीं है। इट रिमाइंडेड हर ऑफ चाइल्डहुड, अब ये कैसे स्टार्ट करना है, कहां से रहने वाला है वो देखना पड़ेगा। देखो अगर इसको द अरोमा फ्रेशली से अगर आप अरेंज करना स्टार्ट करो तो आप यहाँ पे कंसेप्ट बना सकते हो। जैसे देखो अरोमा, किसका अरोमा, फ्रेश। चलिए जी, मैं वीडियो बना रहा था, अचानक से लैपटॉप बंद हो गया, तो अब दोबारा से कंटिन्यू करूँ, बट यहाँ से बाकी मैं एडिट कर लूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको कवर करवा रहा था यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया सीक्वेंस करेक्ट करनी थी। द अरोमा किसका, अरोमा फ्रेशली किसका, बेक्ड ब्रेड जो किचन को फिल कर देता है। तो आर और क्यू को अगर मैं अरेंज करूंगा तो सही सीक्वेंस बनती है, और ऐसा एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है आर क्यू एस पी, तो वो यहाँ पर मेरे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सीक्वेंस अपने आप यहाँ पर बन ही रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहा जा रहा है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ। अब आपको सिंपल पता होना चाहिए नाउ किस में चेंज हो जाता है, नाउ चेंज होता है देन में। तो देन यहाँ पर आपको दो ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बाकी दो ऑप्शन आप वैसे ही हटा दो, बाकी दो ऑप्शन वैसे ही गलत हो जाएंगे। तो ही सेड का तो ही सेड तो रहेगा, फिर इसको हटाने के दैट लगाना पड़ता है। ही सेड दैट वो तो आएगा ही आएगा। आई जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो ही सेड दैट ही, और इज एम आर हो तो वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है, तो एम का वॉज बन जाएगा। ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट देन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। दे आर ऑर्गेनाइजिंग अ फेयरवेल पार्टी नेक्स्ट वीक, वो फेयरवेल पार्टी नेक्स्ट वीक ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो आपको पता है नेक्स्ट वीक से हमारे सेंटेंस स्टार्ट ऐसे जगह फेयरवेल पार्टी जो है वो इज बीइंग आ जाएगा, क्योंकि आर का सेंटेंस आपको देखने को मिल रहा है तो आर बीइंग इज बीइंग लगाना पड़ता है। तो अ फेयरवेल पार्टी इज बीइंग यहाँ पर आना चाहिए। तो अ फेयरवेल पार्टी इज बीइंग आपको इन दोनों ऑप्शन में देखने को मिल रहा था। तो ऑर्गेनाइज्ड दे है तो देखा तो देम बनेगा ही बनेगा, वो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉडल आपको फिल करना है, वी डैश हैव लॉक्ड द गेट देन द डॉग वुडंट हैव गॉट आउट। ये देखो वो हमें लॉक जो गेट कर, हमें गेट को लॉक कर देना चाहिए था, अगर हमने ऐसा किया होता तो डॉग यहाँ से बाहर ना गया होता। अब ये पुरानी कंडीशन की बात कर रहे हैं, पास्ट ऑब्लिगेशन पास्ट ड्यूटी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो कि फुलफिल नहीं हुई है ऐसे केस में ऑट टू लगाते हैं। तो वी ऑट टू हैव लॉक्ड द गेट देन द डॉग वुडंट हैव गॉट आउट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बाकी सब कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए जब आप रिवीजन करोगे आराम से रिवीजन कीजिएगा। इसके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो पर भी मिल जाएंगे, और हमारी एप्लीकेशन में जो कोर्स चल रहा है वहां पर भी मिल जाएंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आर्टिकल आपको फिल करने। आप देखिए सुधा इज स्टडिंग इन डैश कैनेडियन यूनिवर्सिटी, सुधा की बात करेंगे। अब कैनेडियन है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, कैनेडियन यूनिवर्सिटी सिंगल की बात कर रहे हैं, तो ए एन में से अगर मुझे कुछ सिलेक्ट करना है, कैनेडियन कॉन्सोनेंट वाले साउंड आ रही तो एन यूज करना पड़ेगा। तो सुधा इज स्टडिंग इन अ कैनेडियन यूनिवर्सिटी हो जाएगा। फ्रॉम देयर इट विल टेक आवर है, तो आवर में वोवेल साउंड आ रही तो एन लगाना पड़ेगा। तो पहली ब्लैंक में ए, दूसरे ब्लैंक में एन, ऐसा मुझे ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ईडियम है टू शो द व्हाइट फेदर, इसका मतलब क्या होता है? टू द शो द व्हाइट फेदर का मतलब है कि आप किसी कॉवर्डली मैनर में, डरपोक तरीके से आप एक्ट कर रहे हो, कोई चैलेंज आ गया, डिफिकल्टी आ रही है, आप में करेज ही नहीं बची, आप कॉवर्ड बन चुके हो। टू शो कॉवर्डाइज, ऑप्शन नंबर बी देखने को मिल रहा है, वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है सेलेक्ट द वर्ड दैट बेस्ट फिट्स। इसमें अब देखो यहां तक जो क्वेश्चन थे ना ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन थे, यहां से जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके मैं सामने ला रहा हूं। द सोल्जर शोड डैश ब्रेवरी इन द फेस ऑफ डेंजर, खतरे के समय में सोल्जर ने ब्रेवरी दिखाई। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे?
दो ऑडिशियस यहाँ पे वर्ड हमारे पास बेस्ट रहने वाला है, वो होता है विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क। तो यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, डेंजर केस में ब्रेवरी दिखा रहे हैं ना, तो ऑडिशियस ही हमारे यहाँ पे यूज होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव मोर नॉलेज और स्किल देन ही एक्चुअली पोजेस। एक इंसान जो प्रिटेंड करता है वो ज्यादा नॉलेज है, जितने उसके पास है उससे ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, चार्लेटन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शार्लेटन इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। प्रिस्टाइन का एंटोनियम क्या हो जाएगा, अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा। प्रिस्टीन का मतलब होता है बिल्कुल क्लीन ओरिजिनल कंडीशन में, तो इसका अपोजिट हो जाएगा जो कंटेमिनेटेड हो, जो दूषित हो। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। द मैनेजर गेव अ डैश रिप्लाई दैट शोड हिज डिसइंटरेस्ट। मैनेजर ने एक ऐसा रिप्लाई दिया जिससे उसको डिसइंटरेस्ट शो हो गया, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ऐसा वर्ड कौन सा बेस्ट रहेगा जो इस ब्लैंक में हम फिट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टेपिड आ जाएगा। टेपिड का मतलब होता है ल्यूक वार्म, जिसमें जोश ना हो, जो मतलब डिसइंटरेस्ट बताने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे टेपिड रिप्लाई दिया, इसका मतलब वो डिसइंटरेस्ट शो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज के इंपॉर्टेंट सेट हमारा कंप्लीट हो रहा है और यहाँ पे विसल भी बज रही है, खाना भी तैयार हो रहा है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।